भाव से कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि जैसे उसका नाम रखा गया कुब्जा, तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही था, उग्र स्वभाव था उसका। ठीक है, जैसे राधा का स्वभाव था अच्छा, वैसा उसका स्वभाव नहीं था। तो अब क्या थी परेशानी, क्या थी कि नीलकंठ और राधा दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन कुब्जा उन दोनों को एक साथ देखकर चिढ़ती थी। तो इसलिए जब वो एक साथ रहते थे तो उस वो नीलकंठ को तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन क्या होता था, वो जो राधा को क्या करती थी, चोंच मार मार के क्या कर दिया उसने, उसको घायल कर दिया था। जैसे उसके पंखों को तोड़ दिया था, उसकी कलगी को तोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐसे वो उसको दूर भगाती थी, बल्कि राधा को ही नहीं बल्कि उस जाली के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते थे, किसी को भी वह नीलकंठ के समीप नहीं आने देना चाहती थी। वह खुद ही नीलकंठ के समीप रहना चाहती थी। लेकिन परेशानी यहाँ भी थी कि नीलकंठ कुब्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वह उसको अपने पास नहीं आने देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राधा ने 2 अंडे दिए थे और जिन पर वो एक दिन बैठी हुई थी। तो कुब्जा ने क्या किया, उसको चोंच मार मार कर उन अंडों पे से धकेल दिया और उन अंडों को फोड़ दिया और इधर उधर उनको गिरा दिया, मतलब कि उनको बिल्कुल खराब कर दिया। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इससे नीलकंठ को भी तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो अंडे बेटा नीलकंठ के भी थे। तो देखिए आगे क्या होता है, इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जो नीलकंठ है, क्योंकि वो उसके अंडे भी थे, तो इस सारी चीज़ों को देखकर वो बहुत परेशान हो गया। और दूसरा ये भी कारण था कि वो जो कुब्जा थी वो राधा को नीलकंठ के समीप नहीं आने देती थी। तो इसलिए वो क्या हो गया, वो उसकी खुशी कहीं खो गई थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गया था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। तो देखिए क्या हुआ, देखिए कितनी दुखद घटना है। क्या होता है कि जब इस इन चीज़ों को देखकर जो नीलकंठ है वो बहुत दुखी रहने लगा था, क्योंकि एक तो उसके अंडे फोड़ दिए गए थे, दूसरा राधा को उसके पास नहीं जाने दिया जाता था, तो वो बहुत दुखी रहने लग गया था। तो वो क्या करता था, बार बार जाली से भागने का प्रयास करता था, क्योंकि जाली के अंदर कुब्जा रहती थी और कुब्जा को वो देखना भी नहीं चाहता था। तो वो कई कई दिन तक जाली घर के अंदर नहीं आता था। वहाँ पे आम का पेड़ था, उसमें छिपकर बैठ जाता था। तो एक दिन तो क्या हुआ, 3-4 दिन वह बेचारा भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा, नीचे उतर कर नहीं आया। तो महादेवी वर्मा ने उसे बहुत पुचकार कर बहुत अच्छे से उसे नीचे उतारा और वह उनके कहने पर नीचे भी उतर के आया। तो एक दिन क्या होता है कि वो सदा की तरह जैसे मैं दाने डालती थी, वो कहती कि जैसे ही मैं दाने डालती थी वैसे ही वो दाने खाने आ जाता था और वैसे ही उन पंखों को फैलाता था और मुझे नाच के दिखाता था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखता था कि वो थका हुआ है और वह बहुत निराश है, लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भाई, उन्हें यही लगता था कि इन तीनों के बीच में मित्रता हो जाएगी। जैसे मित्र राधा और नीलकंठ है, वैसे ही जो कुब्जा है उनकी मित्र बन जाएगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब कि जो
स्थिति है इतनी ख़राब हो जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब एक दिन सुबह सुबह मैं गई वहाँ पर, मैंने नीलकंठ को बैठे हुए देखा। उसने अपने पंखों को ज़मीन पे फैला फैला रखा है, बिल्कुल वैसे ही फैला रखे थे जैसे एक बार हमने अभी बताया था ना कि एक खरगोश को सांप मुंह में ले लेता है, और वो जो नीलकंठ है पूरी रात उस पर अपने पंख फैलाकर बैठे रहते हैं, उसको गर्मी देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या होता है, वो बैठे रहते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको कई बार पुकारा भी, लेकिन उसने मेरे पुकारने पर कोई भी आहट नहीं की। तो मुझे थोड़ा सा शक, नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक मुझे नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फलों से स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं उसे शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धारा में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। कई बार भाग कर लौट आया था। वह इस प्रतीक्षा में भाव से इस व, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। तो देखिए बेटा, यहीं तक करते हैं पहले। तो देखिए क्या हुआ था कि जब महादेवी वर्मा को शक हुआ कि जो नीलकंठ हैं उनके बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, तो तब वो उसके पास गई। तो उन्होंने देखा कि जो वास्तव में नीलकंठ उस समय मर चुका था। तो महादेवी वर्मा को बहुत दुख हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक शॉल लिया, शॉल में लपेटकर नीलकंठ को वो गंगा में प्रभावित करने के लिए गई थी। और जब उन्होंने जब नीलकंठ को प्रवाहित किया था गंगा में, तो तब ऐसी लग रही थी कि गंगा मानो एक मोर के समान बन गई हो। मतलब उसके जो पंख थे पानी के वेग से क्या हुए, चारों ओर, मतलब कि गंगा में चारों तरफ फैल गए, जिससे गंगा बहती हुई ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो वह भी एक मोर है। तो जो राधा थी वो क्या कर रही थी, वो नीलकंठ के जाने के कारण बहुत स्तब्ध सी हो गई थी। बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे उसमें कोई जान नहीं है। वो एक कोने में बैठी रहती थी और हमेशा दरवाजे पर दृष्टि लगाए रहती थी, मतलब दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि नीलकंठ आएगा, नीलकंठ आएगा, नीलकंठ आएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नीलकंठ पहले भी ऐसा करता था, इधर उधर चला जाता था लेकिन वापस लौट कर आ जाता था। तो राधा को अभी भी ऐसा लग रहा था कि नीलकंठ आएगा। तो जो कुब्जा, अब देखिए हम आगे करते हैं। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खोलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं से नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली सामने पड़ गई। कजली कौन है बेटा? ये कजली है महादेवी वर्मा की अल्सेशियन कुतिया, ठीक है। उनके पास एक कुतिया थी जिसका नाम था कजली, जो कि अल्सेशियन थी। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर तो कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर। वो कहती हैं कि जो राधा है वो तो बेचारी एक कोने में बैठी हुई नीलकंठ की बाट देखती रहती है कि वो आएगा वो आएगा, लेकिन जो कुब्जा है वो क्या, जोर शोर से, कोलाहल का मतलब होता है बेटा जोर शोर से, ठीक है, जोर शोर से वो नीलकंठ की खोज आरंभ कर देती है। तो इसलिए जैसे ही दरवाजा खुलता है वो बाहर भाग जाती है जो जाली से, और कभी कचनार, कभी आम और अशोक के पेड़ की शाखाओं पर उसको ढूंढती रहती है। तो ऐसे ही वो एक दिन जाली से बाहर चली गई थी नीलकंठ को ढूंढने के लिए। तो उसके सामने जो महादेवी वर्मा की जो कुतिया थी जिसका नाम था कजली, वो उसके सामने आ जाती है। तो जो कुब्जा है उसकी प्रकृति तो आवश्यक थी कि वो सबको देखते ही चोंच मारती थी। तो वह
किस पर प्रहार कर देती है, उस कुतिया पर प्रहार कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, तो जो उन दोनों में तो हल्की फुल्की सी लड़ाई शुरू हो जाती है, और जो कजली के जो 2 दांत हैं वो कुब्जा की गर्दन पे लग जाते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महादेवी वर्मा अंत में यही कहती हैं कि इन 3 पक्षियों के स्वभाव ने जो विभिन्नता का परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तीनों का स्वभाव अलग था। किसका? नीलकंठ का, राधा का, और उस दूसरी मोरनी कुब्जा का। ठीक है, तो इन तीनों के जो स्वभाव है उन्होंने मुझे बहुत अलग तरीके से मुझे बताया। तो अब वो अंत में राधा के बारे में कहती हैं कि राधा आज भी अकेली है और वह हमेशा किसका? नीलकंठ का इंतजार करती रहती है। जब भी आकाश में बादल छाते हैं तो वो क्या करती है, कभी झूले पर जाकर देखती है और कभी अशोक के पेड़ पर, कभी आम के पेड़ पर जाकर बहुत तेज तेज आवाज़ निकालने लगती है और नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो ये था बेटा हमारा पाठ नीलकंठ, जो आज यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो होगा एक छोटे से पाठ के सार। ठीक है, पाठ के सार के रूप में भी हम इसे करेंगे। अब तो ये हमने पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ा है, तो मिलते हैं इस पाठ के सार के साथ। तब तक